Hello everyone, this is Chirag Jain. Welcome to 1% Daily. So this is our fifth lecture in organizational theory series. In previous lecture we started evolution of organization theory which we will continue in this lecture. So last lecture में हमने अपने bureaucratic model and scientific management को discuss कर लिया था which is a part of classical theories, and today we will discuss process management and will complete the classical theories portion. So प्रोसेस मैनेजमेंट को हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या फंक्शनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं. इट वाज गिवन बाय हेनरी फ्योल इन 1910. हेनरी फ्योल इज अ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, प्रेजेंटेड एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एंड फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट. ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. बेसिकली इन्होंने जो एडमिन को हम अलग करते हैं, मैनेजमेंट को अलग करते हैं, इन्होंने इनको अलग अलग नहीं बोला, इन्होंने बोला ये एक ही है. He tried to identify functions of managers with emphasis on coordination of resources towards achievement of stated objectives. उन्होंने क्या करा है, बेसिकली मैनेजमेंट के फंक्शंस या मैनेजर्स के फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है. He divided all the activities of business into 6 categories. क्या? First activity is technical, which is kind of manufacturing से related. Commercial means trade से related. Financial, capital use से related. अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स अकाउंटिंग से रिलेटेड. सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन, एंड लास्ट इज मैनेजरियल. तो उन्होंने ये 6 एक्टिविटी बताई है: टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी एंड मैनेजरियल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. हेनरी फ्योल ने 5 फंक्शंस बताए हैं मैनेजमेंट के. क्या क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग. प्लानिंग मीन्स जो फोर्सी एंड प्रोवाइड मीन्स फॉर फ्यूचर, बेसिकली प्लान्स तैयार करना, गोल्स तैयार करना, ऑब्जेक्टिव तैयार करना. देन ऑर्गेनाइजिंग मीन्स जो भी हमें प्लान्स हमने बनाए हैं उनको अचीव करने के लिए जो भी हमें चाहिए, बिजनेस को फंक्शन करने के लिए जो भी चाहिए उनको प्रोवाइड करना. कमांडिंग मीन्स जो हमारे पर्सनल है, ह्यूमन रिसोर्स है, उनको बताना कि कौन सा काम कैसे करना है, मतलब बेसिकली एक्टिविटीज को तैयार करना. कोऑर्डिनेटिंग जो भी सब काम कर रहे हैं उनके आपस में सबका सिंक्रोनाइजेशन, यूनिफाई करना एंड हार्मोनाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज. कंट्रोलिंग मीन्स जो हमने काम किया है वो एस्टैब्लिश रूल्स प्रोसीजर से हो रहा है नहीं हो रहा, गोल्स अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा. सो दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज पर हेनरी फ्योल. नाउ फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, द फेमस 14 प्रिंसिपल्स जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिविजन ऑफ लेबर. डिविजन ऑफ लेबर मीन्स सबको काम को डिवाइड कर दो. ये पर्सन ए करेगा, ये पर्सन बी करेगा, ये पर्सन सी करेगा, विच लीड्स टू अल्टीमेट स्पेशलाइजेशन. ठीक है, दैट इज डिविजन ऑफ लेबर. सेकंड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजंस. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब लायबिलिटी टू आंसर इन केस ऑफ नॉन कंप्लीशन. मतलब अगर काम कंप्लीट नहीं होता तो हु विल बी लायबल टू आंसर, that is responsibility. So there should be a balance between authority and responsibility. Parity or enough authority to be given to carry out responsibility. जितना आप जिसको responsibility दे रहे हो उसको उतने बराबर की authority भी देना is utmost importance. Responsibility is a natural consequence of and is corollary to authority. Right? Third principle is discipline. Obedience of standing agreements of terms and condition of employment. This ensures smooth functioning. Basically organization में जितने भी terms and conditions है employees के वो सब fulfill करे so that एक smooth functioning काम अच्छे से हो पाए. Fourth principle is unity of command. Unity of command means एक employee को, एक subordinate को एक ही superior जो है वो instruction दे. अगर क्या होता है कि एक बंदा काम कर रहा है, उसको 4 जने instruct कर रहे हैं, तो ही विल गेट कंफ्यूज कि कौन सा काम कब करना है एंड अल्टीमेटली लीड्स टू नो वर्क. सो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कह रहा है कि एक पर्सन के ऊपर एक ही बॉस या एक ही सुपीरियर होना चाहिए. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. फिफ्थ प्रिंसिपल. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सेज वन हेड एंड वन प्लान फॉर ईच एक्टिविटी और वन टाइप ऑफ एक्टिविटी. बेसिकली हर एक्टिविटी के लिए एक ही प्लान होना चाहिए या एक ही हेड होना चाहिए, सो दैट जो डायरेक्शन फ्लो हो रही है दैट शुड बी इन राइट वे. ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ वर्कर्स. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. बेसिकली ये बात उन्होंने भी बोली थी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, क्या कि देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, एंड इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट देन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड प्रिवेल. ठीक है, ये इन्होंने बोला
कि एफर्ट शुड बी मेड टू रिकंसाइल इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद कॉमन इंटरेस्ट, मतलब एफर्ट्स करने चाहिए मैनेजमेंट की जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उनको हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में मिला दे, रिकंसाइल कर दें. इन कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रिवेल. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल. रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल में क्या बोला है, मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. बेसिकली आप उतना पे करो जिसमें कि एम्प्लॉय भी आपका सेटिस्फाई है और एम्प्लॉयर भी, ठीक है. सो रेम्यूनरेशन उस साइंटिफिकली या जो भी है उस तरीके से सेट होना चाहिए सो दैट वर्कर्स भी खुश हैं, मैनेजमेंट भी खुश. सेंट्रलाइजेशन बोला है कि देखो सेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है जो पावर है, पावर या अथॉरिटी है सब सेंट्रल के आई मीन लाइक टॉप मैनेजमेंट के हाथ में हो, एक पर्सन के हाथ में हो या एक यूनिट के हाथ में हो, विच आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द कमांड्स, ठीक है. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल, कि थोड़ा ये लोग भी डिसाइड कर, मतलब सुपीरियर भी काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट भी कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहा है, मतलब पावर सबके लेवल पे बटी हुई है. दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ एज पर दिस प्रिंसिपल फ्योल सेड देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अटमोस्ट सेंट्रलाइजेशन भी सही नहीं है, अटमोस्ट डिसेंट्रलाइजेशन भी सही नहीं है. अ बैलेंस होना चाहिए बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन. स्केलर चेन ने क्या बोला है, चैन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम टॉप टू लोएस्ट रैंक्स. बेसिकली एक चैन तैयार होनी चाहिए कि टॉप पे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, सो दैट देयर इज अ क्लैरिटी बिटवीन हु इज सुपीरियर एंड हु इज सबऑर्डिनेट. Next principle is order or placement. Basically, each employee should occupy a job wherein he or she can render best and most effective services. Basically, हर एम्प्लॉय को वो काम मिलना चाहिए, उसको वो काम दो जिसमें कि वो अपना बेस्ट दे पाए, जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन हो, सो दैट ही ऑल्सो फील्स मोटिवेटेड, ठीक है. ऑल्सो इंक्लूड्स राइट अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स की भी इसमें बात करिए अलॉन्ग विद द ह्यूमन रिसोर्स. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इक्विटी. इक्विटी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस, जस्टिस in managers while dealing with the subordinates. Combination of kindness and justice in managers while dealing with the subordinates. मतलब जो superiors जो हैं जब वो subordinates से deal कर रहे हैं, so they should take care of the kindness and justice कि वो उनकी self respect को भी harm ना करे, ठीक है. This is equity. 12th principle, stability of tenure. Stability of tenure में suitable conditions should be created to minimize turnover of employees, and stability is cause and effect of बैड मैनेजमेंट. बेसिकली जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहें, उनको इतना कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड करो, सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करो, वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा हो सो दैट दे डू नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. अल्टीमेटली अगर हमारा एम्प्लॉय जो है स्टेबल रहता है तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है. अगर टर्नओवर ज्यादा होता है तो दैट लीड्स टू लॉस ऑफ गुडविल, ठीक है. गुडविल का नुकसान भी होता है, एट द सेम टाइम एक बैड एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में. सो दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. 13th प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव में क्या बोला है, मैनेजर शुड सैक्रिफाइस पर्सनल वैनिटी टू परमिट सबऑर्डिनेट्स टू एक्सरसाइज जजमेंट इन फॉर्मुलेशन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स. इनिशिएट रेफर्स टू फ्रीडम ऑफ थिंक फॉर oneself and use discretion in doing work. It develops interest in doing work and provides satisfaction. बेसिकली बोला है कि एम्प्लॉयज को इनिशिएट करने का भी मौका देना चाहिए सो दैट दे कैन अप्लाई देयर ओन जजमेंट वाइल डूइंग देयर वर्क, कि वो खुद भी दिमाग लगाए कि इस काम को और बेहतर कैसे किया जा सकता है. दिस इज द पावरफुल मोटिवेटर एंड सोर्स ऑफ कीनेस्ट सेटिस्फैक्शन, ठीक है. एंड लास्ट 14th प्रिंसिपल इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स. यूनिटी ऑफ एफर्ट थ्रू हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट, source of organization strength, communication is needed for teamwork, extension to unity of command. Basically जो कह रहे हैं जो डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारे एफर्ट जा रहे हैं एम्प्लॉयज के, देयर इज अ नीड टू यूनिफाई देम ताकि जो स्टेटेड गोल्स हैं वो अचीव हुए. सबके बीच में एक हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, ठीक है. सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोसेस मैनेजमेंट जो है इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है. सबसे फर्स्ट एडवांटेज जो है 14 प्रिंसिपल्स, दीज आर द मोस्ट पावरफुल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि ना सिर्फ एक रूल्स नहीं है बल्कि एक अल्टीमेट ट्रुथ है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड एडवांटेज इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ. यहाँ पर मैनेजमेंट की भी एट द सेम टाइम वर्कर्स की भी सेटिस्फैक्शन की इक्वली बात की गई है. थर्ड इज अलोज लेवल जंपिंग. बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि देखो दिस इज लेट्स सपोज दिस एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ए इज
आर टॉप मोस्ट सुपीरियर, जिसका ए के नीचे बी, बी के नीचे सी, सी के नीचे डी, लाइकवाइज ए के नीचे ई, एफ एंड जी। अब लेट्स सपोज डी को जी से कुछ कम्युनिकेट करना है। एक तरीका है तो डी से सी बोले, सी को बी बोले, बी को ए, देन ए को ई, ई को एफ एंड एफ को जी। अब इस प्रोसेस में जाएगा, इस स्टेप्स में जाएगा, इस हायरार्की को जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। बट फेयोल ने क्या एक एक्सेप्शन रखा है, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक मीन्स डी डायरेक्टली जी से बात कर सकता है। दिस इज अ लेवल जंपिंग विच इज नोन एज गैंग प्लैंक। ये इट्स अ पर्पसिव वायलेशन ऑफ हायरार्की प्रिंसिपल विच इज अगेन अ गुड पॉइंट ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। डिसएडवांटेजेस क्या है, सम कॉन्सेप्ट्स आर वीक एंड नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड। अब जैसे कुछ कॉन्सेप्ट जो है 14 प्रिंसिपल्स में सारे बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं है। जैसे इन्होंने बोला प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, अब मैंने तो बोल दिया कि काम को डिवाइड करो, बट किस मेथड से डिवाइड करे, कैसे डिवाइड करे वो नहीं बताया। सेकंड, जो फ्योल ने प्रिंसिपल्स डेवलप करे हैं दैट आर ऑल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो उनके खुद के एक्सपीरियंसेस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हैं एंड विच लैक्स एम्पिरिकल एविडेंसेस। ठीक है। थर्ड डिसएडवांटेजेस, डज नॉट पे प्रॉपर अटेंशन टू वर्कर्स नीड्स, वर्कर्स की नीड्स को ढंग से अटेंड नहीं किया गया है। एंड फोर्थ इज रेलिवेंट व्हेन ऑर्गेनाइजेशन वाज वर्किंग इन स्टेबल एनवायरनमेंट। ये पता है प्रिंसिपल्स वहीं अप्लाई होते हैं जहां पर एक स्टेबल एनवायरनमेंट है, बिकॉज कहीं भी ना तो फ्योल ने ना हेनरी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एनवायरनमेंट की बात करी कि एनवायरनमेंट चेंजेस हो रहे हैं, उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, राइट। इसके प्रिंसिपल्स वहां तो काम कर रहे हैं जहाँ स्टेबल एनवायरनमेंट है, बट आज के कल्चर में जहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट इतना डायनामिक हो चुका है, वहां पर कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। अब हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर में डिफरेंस क्या है, एक बार हम इसको देखते हैं। देखो, हेनरी फ्योल को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के फॉर इंप्रूविंग ओवरऑल मैनेजमेंट और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। एफ.डब्ल्यू. टेलर इज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट who introduced principles of management for increasing overall productivity. So he focused on overall management, overall administration, and F.W. Taylor focused on overall productivity. ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या दिया, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट, इन्होंने फोकस करा है टॉप मैनेजमेंट पे, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, इन्होंने लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। इनके जो प्रिंसिपल्स है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कहीं भी। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ज्यादा फैक्ट्री मैनेजमेंट में बात किया है, तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में ही इनके जो है प्रिंसिपल्स वो अप्लाई होते हैं। हेनरी फ्योल ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डेवलप करे हैं और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे डेवलप करे हैं, तभी उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। हेनरी फ्योल का जो ओरिएंटेशन था वो मैनेजरियल फंक्शन पे था और एफ.डब्ल्यू. टेलर का ओरिएंटेशन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पे था। पेमेंट ऑफ वेजेस पे इन्होंने हेनरी फ्योल ने बोला है उतना पे करो कि जहां टॉप मैनेजमेंट भी एज वेल एज वर्कर्स भी सेटिस्फाई हो, राइट। प्रॉफिट है तो उसको शेयर करो। और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने डिफरेंशियल पीस रेट हमें जो पढ़ा था वो है कि 2 रेट सेट करो कि जो टारगेट्स अचीव कर पा रहे हैं या उससे ज्यादा कर रहे हैं उनको एक रेट दिया जाए और जो टारगेट नहीं अचीव कर पाए उनको थोड़ा कम रेट दिया जाए। ठीक है। इनकी जो अप्रोच है मैनेजर्स की अप्रोच रही है, इनकी इंजीनियर की अप्रोच रही है, बिकॉज ही वॉज अ इंजीनियर, ही वॉज वर्किंग इन इंजीनियरिंग फील्ड। हेनरी फ्योल के मैक्रो एस्पेक्ट की बात करिए, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए, राइट। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जॉब मैनेजमेंट की बात करी है, ठीक है, तो मैक्रो का माइक्रो एस्पेक्ट की बात करिए। हेनरी फ्योल ने सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट किया है एंड इसने साइंस ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बात किया। हेनरी फ्योल खुद प्रैक्टिशनर थे, बिकॉज हमने बोला मैनेजर्स के अप्रोच की बात करी है, एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज अ साइंटिस्ट। ठीक है। सो दिस little bit of comparison between the contributions of Henry Fayol and F.W. Taylor. Now, advantages of classical theories. तो हमारे classical theory तीनों हमने डिस्कस कर लिए, राइट। अब उसके एडवांटेजेस क्या हैं? ओवरऑल ऑफर्स कन्वीनियंट फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर्स। एक कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी डेवलप हुई है तीनों, ये कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है मैनेजर्स की ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए। ऑब्जर्वेशनल मेथड ऑफ केस स्टडी हेल्पफुल इन ड्रॉइंग प्रिंसिपल्स बेस्ट स्टडी टू ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहीं बोला है कि देखो हेनरी फ्योल ने भी एवरीडे कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन पे ही या एक्सपेरिमेंट्स पे ही जो है थ्योरीज डेवलप करी हैं, सारे प्रिंसिपल्स डेवलप कर रहे हैं। तो केस स्टडी हेल्पफुल इन इज द बेस्ट मेथड इन ड्राइंग प्रिंसिपल्स बेस्ट स्टडी suited to the organization. थर्ड एडवांटेजेस हाईलाइट यूनिवर्सल नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने सबसे पहले बात करी मैनेजमेंट का जो है वो यूनिवर्सल नेचर है, राइट। प्रोवाइड स्टार्टिंग पॉइंट टू रिसर्चर्स टू वैलिडेट एंड इंप्रूव एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट नॉलेज। इन्होंने एक स्टार्ट कर दिया, एक मैनेजमेंट का भी लिटरेचर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, विच प्रोवाइड्स अ स्टार्टिंग पॉइंट टू द रिसर्चर्स टू वैलिडेट एंड इंप्रूव द मैनेजमेंट नॉलेज। लास्ट एडवांटेजेस प्रोवाइड साइंस ऑन विच द एंटायर मैनेजमेंट कैन बी बिल्ट अप। इन्होंने एक साइंस प्रोवाइड कर दिया जिसपे पूरी की पूरी मैनेजमेंट आगे जाके डेवलप हुई है जो हम आज देख रहे हैं, ठीक है।
डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑफर मैकेनिस्टिक फ्रेमवर्क दैट अंडरमाइंस रोल ऑफ ह्यूमन फैक्टर। तीनों की तीनों थ्योरी ने कहीं ना कहीं ह्यूमन फैक्टर को इग्नोर करा है। दैट वी विल डिस्कस इन नियो क्लासिकल, जो हमारी नेक्स्ट है, एल्टन मायो ने जो दिया है उसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन फैक्टर्स को इन्होंने कैसे इग्नोर करा है। दैट विल सी नेक्स्ट लेक्चर। लैक ऑफ डायनामिज्म एज दे ऑफर रोड मैप टू स्टैटिक पिक्चर रेदर देन अ फ्लेक्सिबल वे आउट ऑफ प्रॉब्लम। इन्होंने एक रोड मैप दे दिया, इन्होंने एक फ्लेक्सिबल चीज नहीं बताई, एक रोड मैप दे दिया जस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एक डायनामिक चीज की, जो कि हमने पहले भी देखा कि जो स्टेबल एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं प्रिंसिपल सेट नहीं हो पाते हैं, उसकी कमी है। थर्ड डिसएडवांटेज इज क्लोज सिस्टम व्यू विदाउट एनी कंसिडरेशन टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कोई बात नहीं कि सिर्फ इंटरनली बिजनेस को मैनेज करने की या जो भी है कोशिश की है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इंपैक्ट करती है, उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया है। दैट इज अ बिग डिसएडवांटेज। टू मच रिलायंस ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस कैन बी डेंजरस, ठीक है। Impractical assumptions such as uniform needs, homogeneous workers, line staff, कुछ इनकी assumptions थी जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, that few of those assumptions are impractical and unrealistic. And last disadvantage is anti-democratic working as the organization goals are superior. कहीं ना कहीं democratic working इन्होंने नहीं रखी because ज़्यादा rules and regulation पर ध्यान दिया और ये बोला है कि जैसे टेलर ने क्या बोला था कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को अलग अलग रखो, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वर्किंग नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिकल थ्योरीज। यहाँ में अपने क्लासिकल थ्योरीज कंप्लीट कर लिया है एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस न्यू क्लासिकल थ्योरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।